नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश कुमार। आज के इस वीडियो में मानवीय करुणा की दिव्य चमक हिंदी आप जानते हैं, ये आपका क्षितिज भाग 2 पुस्तक हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 4 है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे सारे MCQ इस चैप्टर से लिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रश्न है, वो MCQ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में है। तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके और आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आप इससे पहले हिंदी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट आपका जो रीजनल पेपर 2 है, जैसे सी फील्ड वर्कर और दूसरे एग्ज़ामों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए, आपको बता दें कि ये आपका क्षितिज भाग 2 का अगर गद्य खंड का आप चैप्टर 1 नहीं देखें, नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, इसी प्रकार से बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया, ये भी गद्य खंड का है। और वही आपका क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का लखनवी अंदाज, जो यशपाल का है। तो आप ज़रूर देखिए, ये सब संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं। हमारे वीडियो में आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपको दिख जाएगा, तो आप जाएंगे और वहाँ पे देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिविजन कर लीजिए। 40 प्रश्न है। देखिए कितना अच्छे से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और आपके एग्जाम के लिए कितना अच्छा से ये तैयारी हो जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मतलब होता है कि ये मानवता के लिए मानवीय करुणा का यह दिव्य चमक है। ये पाठ के लेखक कौन है, ऐसा ये टाइटल रखा गया। और आप जानते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है से आप जानते हैं कि यह जो पाठ है वो किससे संबंधित है, फादर कमिल बुल्के से। तो फादर कमिल बुल्के को जो लेखक है वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के। आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये पाठ के लेखक कौन है, तो 1 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक लेखक थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे हिंदी साहित्य के, जिनका जन्म 1927 में हुआ था। ये भी आप याद रखिए, 1927 में। हालांकि बहुत ही कम एज में इनका भी मृत्यु और जो है निधन हो गया। तो इसी प्रकार से आप याद रखिए कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है फादर कमिल बुल्के को कहा गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, इसलिए इनके बारे में जो लिखे हैं और इस चैप्टर का नाम रखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको तो ये भूलना ही नहीं है, बहुत अच्छे से इसको आपको मालूम होना चाहिए। यह पाठ की साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। आप देखिए हिंदी लिटरेचर साहित्य में जाएंगे तो अलग अलग कहानी होता है, निबंध होता है, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास, इसी प्रकार से आपका ड्रामा यानी कि आपका नाटक भी होता है। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं। आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि इसका निबंध है, यानी कि यह पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। तो यह निबंध है। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये क्या है। तो यह एक निबंध है जो किनके ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ फादर कमिल बुल्के के ऊपर लिखा गया। 2 का राइट आंसर सी होगा और ए का हो जाएगा बी। अब आपका अगला प्रश्न है कि लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा है। तो लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अच्छे मित्र थे फादर कामिल बुल्के के, और इन्हीं को, अपने मित्र को, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहते हैं। किस लिए कहते हैं कि मानवों के प्रति करुणा व्यक्त करते थे, सहानुभूति देते थे, सभी से अच्छे संबंध रखते थे, और ये जो है लोगों के कल्याण चाहते थे। इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि फादर कामिल बुल्के के अच्छे मित्र थे, इसलिए इन्हें जो है मानवीय करुणा का दिव्य चमक कहा। और इससे संबंधित एक निबंध लिखे और चैप्टर का नाम रखे मानवीय करुणा के दिव्य चमक। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बेल्जियम के थे। बेल्जियम यूरोप में एक देश है जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है, आप याद रखिए। और यहाँ पे आपका जो है इनका बेल्जियम के रेम्स चेपल शहर में जन्म हुआ था। जब ये आप बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन में अंतिम ईयर जब पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे ये सन्यासी बनने का संकल्प लेते हैं और भारत आने का जो से निर्णय लेते हैं। फिर पढ़ाई छोड़ के भारत भी आ जाते हैं। तो फादर कामिल बुल्के जो हैं ये बेल्जियम के थे। भारत ना होते हुए भी भारत के प्रति प्रेम करते थे, भारत के हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और ये भारत में अपना सेवाएं दिए। ये 70 ईयर तक जो है जीवित रहे, और 43 ईयर तक आपका जो है भारत में रहे, और 35 सालों तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से इनका दोस्ती रहा। इस प्रकार से रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में आप जानते हैं कि ये विभाग अध्यक्ष भी रहे। तो उसको भी हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आपका 4 का सिंपल आंसर होगा कि फादर कमिल बुल्के का जन्म जो है बेल्जियम के रेम्स चेपल शहर में हुआ था, इसलिए ये यहीं के रहने वाले थे। इसी प्रकार से आपका है कि फादर
बुल्के यानी फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, जहरबाद। जहरबाद एक प्रकार का जहर फोड़ा था, ये आपका ग्रेंगिन आप बोल सकते हैं, तो ग्रेगिन आपका राइट आंसर होगा। ये फादर कामिल बुल्के की मृत्यु होने का रीज़न जहरबाद था, जो ग्रेगिन था, यानी कि एक प्रकार का जख्म था। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की है? तो लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो फादर है यानी फादर कामिल बुल्के, उसकी उपस्थिति की तुलना जो है वो देवदार वृक्ष से करते हैं, यानी देवदार वृक्ष के समान करते हैं। जिस प्रकार से देवदार वृक्ष छाया देता है सबको, उसी प्रकार से इनका तुलना करते हुए देवदार से कंपेयर करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के की। ये क्या करते हैं आप ज़रूर याद रखिएगा, किस वृक्ष? तो देवदार हो जाएगा। आपको इसी तरह से हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो है क्षितिज भाग 2 हिंदी आपका जो है पुस्तक भाग 2 का गद्य खंड का आपका जो है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी वाला भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतुर्गों का खंडन, नौबत खाने में इबादत जो कि यतीत मिश्र है, कला संस्कृति, भक्त आनंद भदंत आनंद कोत्सायन। इसी प्रकार से कृतिका भाग 2 का भी कंप्लीट करेंगे, जो 5 चैप्टर है, और काव्य खंड का जितने भी कहानी कविता है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका हिंदी वाला पेपर सारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना, ये हम लोग देख चुके हैं। अब आपको अगला बता देते हैं। देखिए अगला है कि फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे थे? तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 वर्ष। तो आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा, लगभग 47 ईयर, यानी 47 वर्ष रखे थे। हम आपको गलती से 43 बता दिए थे, जो कि ये मिस्टेक हो गया था। हमको यहाँ पे आपको जो है 47 बताना था, जो कि ये मिस हो गया था। चलिए क्वेश्चन आ गया जिससे करेक्शन हो गया, तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, याद रखिए कि ये 70 ईयर तक जो है जीवित रहे, लेकिन भारत में 47 वर्ष तक ही रहे थे। तो फादर कामिल बुल्के भारत में रहते हैं 47 वर्ष तक। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न ये है कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में प्रसिद्ध शोध प्रबंध किस विषय पर लिखा था? ये भारत आते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय आप जानते हैं। इसी प्रकार से जब ये शोध प्रबंध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो राम कथा उत्पत्ति और विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, सारे लोग ने पढ़े हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको तो ये भूलना ही नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि फादर कामिल बुल्के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्हें आगे चल के भारत रत्न जैसे अवार्डों से नवाजा गया। फादर कामिल बुल्के की अगर बात करें तो इसे जो है प्रसिद्ध शोध प्रबंध जो से दिया गया, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इन्हें जो है पद्म भूषण वगैरह जैसे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया। देखिए फादर बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय से पूरा किया था? तो 9 का आंसर भी होगा, प्रयाग विश्वविद्यालय। यहीं से ये पढ़ाई किए थे, यहीं से अपना जो है शोध प्रबंध यानी रिसर्च वगैरह जो है सबमिट किए थे। और किस विषय पर? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर किए थे, और ये प्रयाग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किए थे। इसके बाद फादर कामिल बुल्के किस संस्था या परिमल के सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध रखते थे? तो 10 का राइट आंसर भी होगा, परिमल। आप याद रखिएगा, फादर कामिल बुल्के किस संस्था या परिमल? तो परिमल के सदस्यों से अपना ये जो है पारिवारिक संबंध रखते थे। आपका अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए फादर कामिल बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कहाँ जागी थी? तो 11 का राइट आंसर आपका भी होगा, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे जर्मनी के रेम्स चैपल शहर में। तो ये जब 3rd ईयर में होंगे, लास्ट ईयर में, तब ये जो है फादर कामिल बुल्के के मन में ये आया कि हम सन्यासी बनेंगे, और इसके लिए ये अपना जाहिर इच्छा किए, और ये पढ़ाई छोड़ के आ भी जाते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने का इनको जो है इच्छा आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में फादर बुल्के का परिवार कैसा था? तो बेल्जियम आपका यहाँ पे बेल्जियम, जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है, यूरोप का एक देश आप जानते हैं। 12 का राइट आंसर भी होगा। ये भरा बुरा था, यानी माता पिता 2 भाई और 1 बहन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेल्जियम में जो है फादर बुल्के का परिवार कैसा था? तो इस प्रकार से था, भरा पूरा हुआ था, मतलब कि इसमें माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे। देखिए फादर बुल्के सबसे अधिक किसे याद करते थे? तो फादर बुल्के सबसे अधिक जो याद करते थे वो अपनी माँ को याद करते थे। चिट्ठियाँ भी इनकी माँ भेजा करती थी, और इन लोग आपस में बात करते थे चिट्ठी के माध्यम से। ये बहुत ही कम यहाँ से भारत आए, तो भारत से फिर लौट के अपना देश या फिर अपना जन्मभूमि नहीं गए, बहुत कम गए। तो अपनी माँ को जो है फादर बुल्के सबसे अधिक याद करते थे। उनकी चिट्ठियों को रघुवंश को दिखाया करते थे, जो उनका सबसे गहरा दोस्ती था। फादर बुल्के की माँ उन्हें अक्सर क्या चिट्ठियाँ लिखती थी, वे किसे दिखाते थे? तो चिट्ठियाँ लिखती थी उसकी माँ हमेशा अपने बेटे के लिए, यानी कि फादर कामिल बुल्के के लिए उसकी माँ जो है जर्मनी से रेम चैपल शहर से चिट्ठियाँ लिख के भेजती थी।
वो जो है डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे, क्योंकि डॉक्टर रघुवंश जो है इनके दोस्त थे। हालांकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी दोस्त थे। इनका ये प्रयागराज इलाहाबाद से दोस्ती हुआ था, 35 वर्षों का दोस्ती था। ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए आपका इम्पोर्टेंट होगा कि फादर बुल्के ने जीसेक संघ मतलब जेसूट में कितने वर्ष धर्मचार की पढ़ाई की। तो धर्मचार भारत आने के बाद ये 2 सालों का धर्मचार की पढ़ाई करते हैं। और किस संघ से? तो जीसेट संघ से पढ़ाई करते हैं। तो 15 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा 2 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप याद रखिए कि आपका ए होगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्षों तक भारत में धर्मचार की पढ़ाई करते हैं जीसेट संघ से। आपका देखिए फादर कामिल बुल्के ने बीए मतलब बैचलर आप बोल सकते हैं आर्ट्स कहाँ से किया था। तो आपका 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कोलकाता से किए थे। इस तरह कोलकाता यानी कलकत्ता जिसे कहा जाता था, अब इसका नाम तो हल्का चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से कोलकाता यानी कलकत्ता से फादर कामिल बुल्के बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है। देखिए अब यहाँ पे रांची का दिया है, तो रांची के बारे में याद रखिए। रांची के ये विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग में रहे थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखिए फादर कामिल बुल्के ने एमए कहाँ से किया था। तो एमए मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स है, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स था और ये आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स था। तो ये आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज से, जिसमें उत्पत्ति राम कथा उत्पत्ति और विकास से संबंधित शोध भी प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से मास्टर ऑफ आर्ट्स फादर कामिल बुल्के भारत में प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद याद रखिए। और जब बीए पूछा जाएगा तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, और यहाँ पे ऐसा कुछ अब ये रहते कहाँ थे ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये इसका मैक्सिमम जो टाइम भी था वो दिल्ली में, ये दिल्ली में रहते थे। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। तो ये हिंदी के भी रहे और साथ साथ में इसको जैसे एडिशनल या फिर बोल सकते हैं कि वहीं पे संस्कृत का भी विभागाध्यक्ष के देखिए विभाग के मतलब संस्कृत डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष आप बोल सकते हैं एचओडी। तो आपका 18 का राइट आंसर ये होगा सेंट जेवियर कॉलेज रांची, झारखंड के रांची राजधानी कैपिटल में सेंट जेवियर कॉलेज है। इसी कॉलेज में आज से कई साल पहले फादर कामिल बुल्के इस कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। आप इस कॉलेज जाएंगे तो वहाँ आपको बोर्ड में सारे विभागाध्यक्ष के नाम में इनका नाम भी आपको दिखेगा। फादर कामिल बुल्के द्वारा तैयार किया गया कौन सा शब्दकोश आज भी बहुत प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये व्यक्ति पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बाइबल को, क्योंकि ये क्रिश्चियन फॉलो करने वाले थे, तो बाइबल को अनुवाद किए थे हिंदी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो आपका यहाँ भी होगा अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। तो आप याद रखिएगा अंग्रेजी से हिंदी बनाए थे, ये डिक्शनरी था अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। और ये ब्लू बर्ड नील पंछी, ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से रूपांतरण किए। ये भी आप याद रखिए जो मातरलिंग का लिखा हुआ था। तो फादर बुल्के द्वारा लिखा गया शब्दकोश अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का फादर बुल्के ने किस नाम से रूपांतरण किया, मतलब ट्रांसलेट किया, उसे चेंज कर दिया। तो देखिए ब्लू बर्ड जो है, ब्लू बर्ड नील पंछी या नीली पंछी। आपका 20 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, नील पंछी आप याद रखिएगा। ये जो नील पंछी है ब्लू बर्ड का रूपांतरण था, ट्रांसलेशन था, अनुवाद था, जो फादर कामिल बुल्के के द्वारा किया गया प्रसिद्ध नाटक है, मातरलिंग के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आपका है कि फादर बुल्के को किस भाषा से अगाध प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था फादर कामिल बुल्के को, और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में जो है देखना चाहते थे। तो आपका हिंदी हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर क्या प्रकट करते थे। 22 का राइट आंसर बी होगा, दुख और क्रोध, तो झुंझलाहट, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार फादर बुल्के के स्वभाव में क्या कूट कूट कर भरा था। तो फादर लेखक कौन था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अनुसार माने तो फादर कामिल बुल्के के स्वभाव बिहेवियर में कूट कूट के भरा हुआ था वात्सल्य, ममता और करुणा, इसलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक बोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था। तो फादर अंतिम दिनों में, जब इनका मृत्यु से पहले अगर बात करें, मैक्सिमम जो है दिल्ली में रहे थे, तो इसलिए इनका जो मृत्यु हुआ वो सिंपल अगर हम बात करें तो इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया सो पूछा जा रहा है। तो 24 का राइट आंसर सिंपल आपका भी होगा, दिल्ली के निकलसन कब्रिस्तान में। तो दिल्ली के निकलसन कब्रिस्तान में फादर बुल्के का अंतिम एकदम लास्ट संस्करण जो भी क्रियाक्रम होता है यहीं पे किया गया। तो दिल्ली के
निकलसन कब्रिस्तान में किया गया क्योंकि ये दिल्ली में रहते थे। फादर बुल्के का निधन किस तारीख को हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 25 का बी होगा, 18 अगस्त 1982। आप याद रखिएगा, ये आपका जो है फादर कामिल बुल्के का निधन डेट का दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे 25 का बी हो जाएगा। अब हम लोग अगला देते हैं 1982। कम से कम आप याद रखिए, जन्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मृत्यु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जन्म वाला डेट हो जाता है। फादर बुल्के के अंतिम संस्कार के समय किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें धरती में जा रहा है कहा था? तो इस प्रकार से अगर बात करें तो 26 का सी होगा, फादर पास्कल। फादर पास्कल फादर बुल्के के अंतिम संस्कार के समय वो क्या बोले कि फादर धरती में जा रहे हैं, ऐसे इस धरती से और रत्न जन्म ले। इस प्रकार से कुछ वाक्य निकले थे। अब आपका है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के को याद करने की तुलना किससे की है? तो उसे याद करना किसके समान है? तो एक उदास शांत संगीत सुनने जैसे, एक मतलब उदास सैड सॉन्ग सुनने के जैसा ही लेखक के अनुसार फादर बुल्के को याद करना है। तो इस प्रकार से दिया है। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये है कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्तित्व का मतलब होता है बिहेवियर, उसका पूरा व्यक्तित्व आपको बताया जा रहा है फादर बुल्के का व्यक्तित्व। तो फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व की बात करें तो लंबा कद था उसका, फिजिकल वगैरह, गोरा रंग था, नीली आंखें था और सफ़ेद बूढ़ी दाढ़ी। तो सफ़ेद कलर का उसका जो दाढ़ी बियर था, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि वो उनके आंखें जो से नीली थी और गोरा रंग और लंबा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के के लिए कौन सा कथन पूरी तरह सही है? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि वे संकल्प से सन्यासी थे पर मन से नहीं, जैसे वे जिससे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। तो ये वाला जो है बहुत ही टफ बात है, और आजकल तो ये हो ही नहीं सकता। हर आदमी रिश्ता और दोस्ती करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें जो है दरार तो आ ही जाता है। तो फादर बुल्के के तरह कौन पूरी सही है? तो ये वो बहुत ही संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। तो संकल्प से सन्यासी थे, कभी जिससे दोस्ती करते थे उनका दोस्ती टूटता नहीं था। फादर कामिल बुल्के के घर में उनकी बहन का स्वभाव कैसा था? उनकी बहन का स्वभाव पूछा जा रहा है, तो वो सख्त और ज़िद्दी लड़की, या फिर बहन है तो लड़की ही बोलेंगे। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट है फादर बुल्के के भाई। अब आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फादर बुल्के के भाई बेल्जियम में क्या काम करते थे? तो 31 का राइट आंसर ये होगा, एक भाई पादरी था और दूसरा काम करता था और जिसका परिवार था। तो इस प्रकार से यहाँ सिंपल, एक भाई पादरी था और दूसरा काम करता था और उसका परिवार भी था। तो फादर बुल्के के भाइयों के बारे में, बेल्जियम में वो सब क्या करते थे उनके बारे में बताया, और उसकी बहन की बिहेवियर के बारे में बताया, जिद्दी और सख्त है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को फादर कामिल बुल्के की याद किस रूप में प्रभावित करती है? तो 32 का राइट आंसर ये होगा, एक मार्गदर्शक और बड़े भाई के रूप में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर कामिल बुल्के अच्छे दोस्त थे, लेकिन बड़े भाई के रूप में उन्हें जो है यार एक मार्गदर्शक के रूप में याद करते हैं, और उन्हें जो है ये बात हमेशा आता है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या को लेखक ने क्या कहा है? लेखक कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उनकी मृत्यु पर रोने वाले को क्या कहा है? तो आपका 33 का आंसर होगा, ना गिने जाने योग्य, मतलब स्याही फैलाना। तो स्याही फैलाना, ना गिने जाने योग्य। इतने सारे लोग रो रहे हैं और खूब रो रहे होंगे। फादर बुल्के की कब्र के चारों ओर किस तरह के पेड़ थे? तो फादर कामिल बुल्के की कब्र जहाँ उनको दफनाया गया वहाँ चारों ओर किस तरह के पौधे थे? तो एक करील के घने पेड़ और काटिली झाड़ियाँ। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को क्या कहकर संबोधित किया? तो 35 का राइट आंसर बी होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और यही चैप्टर का नाम फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रखा है। तो यही पूछ रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के को क्या कर संबोधित किया? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक है कि आपके जैसे कोई आदमी आए हैं। फादर बुल्के यानी फादर कामिल बुल्के जब भी दिल्ली आते थे तो वे किससे ज़रूर मिलते थे? तो जब भी दिल्ली आते थे तो वो किन से मिलते थे? तो आपका 36 का राइट आंसर आपका बी होगा, लेखक से, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से खोज कर। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपका देखिए अगला है कि फादर बुल्के का पूरा नाम क्या था? तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 37 का क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के। फादर बुल्के का पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि फादर बुल्के के शोध प्रबंध के मुख्य अध्याय कौन से थे? तो 38 का आंसर बी होगा, राम कथा और तुलसीदास। तो राम कथा और तुलसीदास इनका जो है शोध प्रबंध था।
हालांकि यहाँ पे आपका जो है 38 का बी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि राम कथा तो था लेकिन तुलसीदास नहीं। राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये वाला आप याद रखिए। राम कथा उत्पत्ति और विकास जो कि प्रयागराज से संबंधित है। देखिए परिमल किस प्रकार की संस्था थी, तो 39 का बी होगा। साहित्यक मित्रों की एक गोष्ठी और जो है संस्था थी। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। अब हमारा सबसे इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपको देखिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो पद्म भूषण दिया गया था, भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो ये अपना आप याद रखिएगा। फिर इधर तो हमारा आंसर दिया है इस सारे प्रश्नों का, तो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। देखिए आपके झारखंड के सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और दूसरे एग्ज़ामों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्द जो है हम लोग लेकर आएंगे। जैसे में माता कांचल शिव पूजन सहायक के द्वारा लिखा गया है, इसी प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया और यही ठैया झूलने हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र यानी रुद्र का, और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसी प्रकार से वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।